चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने सजया वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में आप चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का बारे में। जी हाँ, कि भारत में खेती किसानी का कार्य से जुड़ेला जितना भी लोग हैं, जितना भी उद्योग धंधा है, बिना प्रोत्साहन करवा के लिए अपनी सरकार समय समय पर बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं। वैसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे जो भी अपना किसान भाई मत्स्य व्यवसाय से जुड़ेला है या अपना जो भी मछुआरा भाई बहन है, बी के लिए यह योजना लाई गई है। और कोई नयो काम धंधो शुरू करना चाहे तो वो भी आ योजना को लाभ उठा सके है। तो आ योजना है कि ई में आवेदन आपा किया कर सका, ई को लाभ क्या उठा सका, और मछली पालन से संबंधित जितनी भी जानकारी है आज के चौपाल में थाने मिलेगी। और चर्चा करवा के लिए पधारे हैं राकेश देव साहब, जो कि मत्स्य विकास अधिकारी हैं जिला टोंक से। राकेश जी, ताको बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश साहब जी, आज आप चर्चा करांगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का बारे में। तो सबसे पहला सवाल आई है कि आ योजना है कि और इसकी शुरुआत कब से हुई? जैसा कि हम लोग देखते हैं कि PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका मतलब ये है कि मत्स्य संपदा योजना जो हमारे पास जो मत्स्य संपदा है राजस्थान में, उसको बढ़ावा देने के लिए, जल कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे किसान भाई बहन जो कि मत्स्य में आना चाहते हैं, मत्स्य व्यवसाय करना चाहते हैं, ये सभी उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू की गई है। जी, तो एक बार इनका उद्देश्य भी जान लें कि सिर्फ बढ़ावो देवा के लिए, या जो अपना जितना भी किसान भाई है या अपना मछुआरा भाई बहन है जो मछली व्यवसाय करें, बिनकी आय ने भी दुगनों करे और बिन्हें बाजार भी उपलब्ध कराया जाए। जी बिल्कुल। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि किसान भाई बहन आज के ज़माने में एक फार्म पॉन्ड का भी निर्माण साथ में रखते हैं, जिससे कि वो कृषि में जब बारिश नहीं आए तो उस जो इकट्ठा हुआ किया हुआ पानी है उसको कृषि में काम में लेते हैं। तो उसी फार्म पॉन्ड को हम अगर उसमें मत्स्य संपदा डाली जाए या फिर मत्स्य बीज डाले जाए तो उसमें भी एक अतिरिक्त आय का साधन हम लोग उससे कर सकते हैं, किसान भाई ले सकते हैं। तो इसमें यह है कि वो एक तो उसको हम लोग इंश्योरेंस की तरह भी उसको काम में लेते हैं। जैसे कि किसी समय में फसल खराब होने का डर रहता है या फिर बारिश नहीं आने से फसल खराब हो गया, कुछ भी किसी भी कारण से फसल खराब है, लेकिन वो जो पानी के अंदर की चीज़ है वो खराब होती नहीं है। अगर बाढ़ भी आएगी तो भी वो खराब नहीं होगी। और गर्मी अधिक होने से भी मछली एक ऐसा जीव है कि जो कि अपनी जगह बना लेती है, जो कि ठंडे निचले स्तर पर चले जाती है, तो वो भी वहाँ पे भी बच जाती है। तो ऐसे समय पर वही मछली आप बेच कर एक अतिरिक्त आय रख सकते हैं, एक इंश्योरेंस की तरह उसको जमा करके रख सकते हैं। जी, तो आप यूँ कह सका कि भैया अपना जो भी किसान भाई हैं जो खेती बाड़ी को काम कर रहे हैं, वो साथ ही साथ मत्स्य पालन को भी काम कर सके हैं, मछली पालन को भी काम कर सके हैं। जी हाँ, कि अपना जो खेत है बी के पास में अगर मुंडेर पे आपने जो पानी की व्यवस्था कर रखी है, कोई तालाब बना रखे है, बी में आप मछली पालन भी कर सका। और जी हाँ, कि अभी आपने राकेश साहब ने बताया हो कि भाई अगर अपनी फसल सही नहीं हुई है या कोई खराबी हो गई है तो कम से कम आपने पास आजीविका को एक साधन हो सके है। लिए आ योजना की शुरुआत की गई है। एक बार विस्तार से आप जाना कि इमें लोन क्या मिल सके है, कितनों मिल सके है, ई के बारे में भी अपना दर्शकों ने एक बार जानकारी। जी बिल्कुल। अगर विभाग की बात करें, अगर मत्स्य विभाग, तो मत्स्य विभाग सीधे तौर पे लोन नहीं देते हैं। वो विभाग जो देते हैं वो अनुदान देते हैं। तो अनुदान में सीधे सीधे आपको जो राशि मिलती है वो आपको वापस नहीं करनी है, लेकिन लोन में जो हम लोग बैंक से लेते हैं उसमें आपको राशि वापस करनी पड़ती है। तो विभाग सीधे तौर पे आपको ऐसी राशि देता है जिसे आपको वापस नहीं करनी है। उस राशि को आप अपने विकास के लिए काम में ले सकते हैं और उससे आप अपना जो भी मत्स्य जो भी व्यवसाय है उसको आप बढ़ावा दे सकते हैं। तो आ बात तो हो गई कि विभाग से जो आपने अनुदान मिलेगो वो आप किया ले सका, कौन कौन व्यक्ति ले सके हैं और भी के लिए आवेदन आप इकट्ठे करा, मतलब की प्रक्रिया क्या हो सके है? जी जी जी। जैसे किसान भाई जो सभी अपने अपने ज़िलों में हैं, तो वो अगर अनुदान या मत्स्य विभाग में से अनुदान लेना चाहते हैं तो वो सीधे तौर पे अपने जो जिला कार्यालय है, सभी जिलों में हमारे मत्स्य विभाग के कार्यालय स्थित हैं, तो वहाँ पर जाकर सीधे जो मत्स्य विकास अधिकारी हैं या फिर जो भी जिला अधिकारी हैं उनसे सीधे संपर्क कर वो उनसे मिल सकते हैं और इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेकर
और जानकारी प्राप्त कर उनसे सीधे तौर पर जो भी दस्तावेज जो लगते हैं उनसे सीधे तौर पर जानकारी लेकर प्राप्त कर कर उनसे उनके पास जाकर दस्तावेज जमा कर सकते हैं। तो जिसमें अगर अपन दस्तावेज़ों की बात करें तो दस्तावेज़ों में उनके एक तो ज़मीन से संबंधित जो दस्तावेज होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और ज़मीन जिनके नाम है वो भी एक ज़रूरी है, और जो करना चाहते हैं उस ज़मीन पर, अगर वो स्वामित्व उस ज़मीन पे उन्हीं का है जो करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर उनका स्वामित्व नहीं है और वो किसी दूसरे की ज़मीन पे करना चाहते हैं किसान भाई, तो वो उसको लीज़ रजिस्टर्ड लीज़ एग्रीमेंट के माध्यम से उनको ले सकते हैं जिनके भी स्वामित्व में है, और उस पर मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। कर सके हैं। तो भाई मुख्य बात आ हो गई, या तो अपने पास ज़मीन होनी चाहिए या आपने खुद को तालाब होना चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति से आपने कोई भी ज़मीन गिरवी ले रहे हैं तो बी को एग्रीमेंट भी आपने पास होना चाहिए, और मुख्य दस्तावेज आपनो आधार कार्ड हो सके है, आपनो मोबाइल नंबर हो सके है, या जो भी अपनी बाकी योजनाओं से संबंधित दस्तावेज है वो अपने पास मुख्य रूप से होना चाहिए। और कई राकेश साहब, इनमें आपने जो अनुभव की भी आवश्यकता है। अगर कोई मछली पालन के व्यवसाय शुरुआत में कर रहे हो तो अनुभव भी ज़रूरी है। जी जी मैडम, इसमें क्योंकि ये कौशल युक्त व्यवसाय है जिसमें कि कौशल की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि मछली जो कि पानी के अंदर रहती है, हमको उसके बारे में पता नहीं होता है कि वो पानी के अंदर किस स्थिति में है, तो इसके लिए हमें अनुभव की ज़रूरी है। उसके लिए प्रशिक्षण लिया जा सकता है, विभाग के माध्यम से भी प्रशिक्षण लिया जा सकता है, या फिर कहीं से भी वो अगर प्रशिक्षण लेना चाहें कहीं दूसरी जगह से, या जो भी केंद्रीय सरकार के जो भी कार्यालय हैं जो कि अलग अलग राज्यों में स्थित हैं वहाँ से भी वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो प्रशिक्षण इसमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, अन्यथा उसमें क्योंकि मछली एक ऐसा जीव है जिसको कि अगर हम लोग देखभाल ना करें सही से तो वो बहुत ही जल्दी मर जाती है, या फिर वो पल नहीं पाती है, या फिर उसकी जो विकास या ग्रोथ है, जो उसकी लंबाई है वो बढ़ नहीं पाती है। तो इसके लिए जो है प्रशिक्षण और कौशल बहुत आवश्यक है। जी, बहुत ही सही बात करी आपने राकेश साहब कि अगर मछली व्यवसाय में अपनी मछली की बढ़त नहीं होगी, विकास नहीं होगा, तो आपनो व्यवसाय भी नहीं बढ़ सके और अपनी आय भी नहीं बढ़ सके। ऐसे में शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता आपने बनी रहे है, और सरकार की तरफ से ऐसा बहुत सारा केंद्र खुलेड़ा है जठे आप शिक्षण प्रशिक्षण ले सका। हाँ, आपने राज्य स्तरीय स्तर पर भी और अपना जिला स्तर पर भी ऐसा बहुत सारा जगह है जहां अपन प्रशिक्षण ले सका। और जो व्यक्ति पहली बार मत्स्य पालन करने जा रहे हो या नयो व्यवसाय शुरू करने जा रहे हो तो बी के लिए प्रशिक्षण की तो आवश्यकता है ही है। जब नया व्यवसाय की बात आई तो आप भी जान लें कि भाई आपनो जो तालाब है बी में आप मछली पाल रहे हैं, तो मछली की परख आप किया करा, मछली का बीज या मछली का बच्चा आप कठाऊ ला और बी की तैयारी किया करा। जी, जब भी हम प्रथम शुरुआत, जब भी जो भी नए किसान भाई हैं जो अगर शुरुआती तौर पर इसको करना चाहते हैं तो उनको शुरुआत में इतनी नॉलेज नहीं होती, इस बारे में पता नहीं होता, तो उसके लिए वो सीधे तौर पर जिला कार्यालय तो जाएंगे ही, तो वहाँ से जो भी प्राप्त होता है उनको नॉलेज, जो भी अधिकारी उनको नॉलेज देते हैं, एक तो वो उसका उपयोग ले सकते हैं। और साथ ही मैं यहीं पे बताना चाहूँगा कि जो भी मछली है उसमें प्रमुखतः 3 प्रकार की जो वैरायटी मछलियां हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि पूरे भारत में जिनकी व्यावसायिक वैल्यू या व्यावसायिक तौर पे जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं और उनकी अच्छी कीमत बाज़ार में मिलती हैं। तो वो मछलियां हैं, एक तो रोहू है, एक कतला है और एक मृगल, जिसको कि स्थानीय तौर पे नरेन भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की मछलियां जो कि हैं बहुत ही बाज़ार में जिनकी अच्छी कीमत मिल जाती है, और ये 6 से 8 महीने में लगभग आपके 1 किलो तक की भी हो जाती है। तो ऐसी मछलियों को लेकर ही आप व्यवसाय शुरू करें, और किसी भी जैसे, और इसका जो दूसरा है, आपको ऐसी मछलियों का बीज जो आपको प्राप्त करना है वो भी सही गुणवत्ता का होना चाहिए और सही जगह से लाया होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसान भाई जो हैं अपने कलकत्ता से या बरेली से बीज लेके आते हैं, जो कि कई बार तो सही निकल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बीज की गुणवत्ता ऐसी होती है कि बीज बढ़ नहीं पाता है, उसकी साइज़ नहीं बढ़ पाती, मछलियाँ छोटी रह जाती हैं। तो वो जो छोटी रहने का कारण है कि उनके जो प्रजनक हैं या जो उनके माँ बाप हैं मछलियों के जो प्रजनक हैं, उनकी जो साइज़ जो होती है उनकी जो वो बहुत छोटी होती है। जैसे कि जब हम राजस्थान में हम लोग जब विभागीय तौर पे जब प्रजनन करवाते हैं मछलियों का, तो उनकी साइज़ हम लोग लगभग 1.5 किलो से 2 किलो तक के प्रजनक रखते हैं। तो उन प्रजनकों से जो बच्चे होते हैं वो भी उसी प्रकार से स्वस्थ होते हैं। लेकिन कई जगह किसानों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए बुलाया जाता है और उनसे सिर्फ यह बोल के दिया जाता है कि ये बीज अच्छा है, लेकिन वो बाद में जब तालाब में डाले
डाला जाता है तो उसकी बढ़त नहीं होती है। बढ़त नहीं हो पाती। तो इसमें किसान भाई थोड़ा सा ध्यान दें और बीज हमेशा गुणवत्ता वाला अच्छा ही लाएं। विभाग से संपर्क करें, समय समय पर जो भी उनको जानकारी सारी दी जाती है, और विभाग भी मत्स्य बीज उत्पादन करता है और वो उनके कुछ कुछ जगह जहाँ जहाँ पे मत्स्य केंद्र हैं वहाँ से वो बीज ले सकते हैं। तो विभाग से ही आप सीधा संपर्क करके सही बीज ले सकें, जिससे कि जो आपका व्यवसाय है वो बढ़ सके, और जो भी अपनी मछलियां हैं भी की बढ़त अच्छी हो, 1-2 किलो तक की होगी तो आपने भी को दाम भी अच्छे मिलेगा। जब अच्छी किस्म की बात करा तो बहुत सारी मछली में बीमारी भी लग जावे हैं, पानी के अंदर रहते रहते ही ऐसी बीमारी लग जाए और आपने जानकारी भी नहीं हो, तो ऐसी कौन कौन सी आम बीमारियां हैं जो अपनी मछली में लग सके हैं? वैसे देखा जाए तो राजस्थान में इतनी अधिक बीमारी नहीं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादातर अधिक ही रहता है। तो ऐसे एरिया में बीमारियाँ जो कुछ लगती हैं, एक तो लाल चिकत्ते वाली बीमारी, तो जिसमें लाल लाल धब्बे हो जाते हैं मछलियों के ऊपर, तो ये बीमारी ज़्यादातर देखी गई है राजस्थान में। तो इस बीमारी के लिए तो ज़्यादातर हम लोग इलाज जो है, एक तो क्या एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ होती हैं, तो एंटीबायोटिक्स हम लोग पानी में डालते हैं। उसमें मछली को जो एंटीबायोटिक एक टब में हमने डाला और उस मछली जो भी बीमार है उसको निकाल के आइसोलेट करके हम लोग उसमें टब में रखते हैं लगभग 30 से 40 मिनट तक। तो उसमें वो बीमारी उसका ट्रीटमेंट करने के बाद में, जो भी उसको बाथ ट्रीटमेंट बोलते हैं, मतलब उसको आपको अलग निकाल के एक टब में रखना है, तो उसमें टब में निकाल के फिर उसको निकाल के वापस पानी में छोड़ दिया जाता है। तो इन सब से बचने के लिए भी दूसरा हम लोग एक ये भी किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप लोग जब भी मछली पालन करें तो पहले ही बचाव ज़रूरी करें। तो बचाव में किसान भाई अगर बचाव करना चाहते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके मैनेजमेंट या फिर पॉन्ड जो हम लोग है, आपका जो तालाब है उसके जो मैनेजमेंट की चीज़ों में आ जाती हैं। जैसे कि आपको चूना डालना है समय समय पर, या फिर आपको जो पोटाश या लाल दवा जिसको बोलते हैं, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, जो कि वेटनरी शॉप पे मिल जाता है, जो जानवरों की दवाइयाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ मिल जाता है आसानी से, तो वो भी हम लोग उसमें तालाब में समय समय पर डालना पड़ता है, चूना डालना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से जब पानी में डाला जाता है तो उसमें बीमारियाँ वैसे ही लगने के कम चांसेस कम हो जाते हैं और बीमारियाँ कम ही लगती हैं ऐसे में। तो अगर हम लोग बात करें, अगर दवाई की बात करें तो एक सीफैक्स है जो कि सेंट्रल जो सीफा है भुवनेश्वर में स्थित है। सीफा मीन्स होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, मतलब आपका वो एक ICR का इंस्टीट्यूट है, वहाँ से एक सीफैक्स करके एक दवाई है जो कि प्रति हेक्टेयर आप 1 लीटर पानी में 1 लीटर जो है प्रति हेक्टेयर तालाब में आप डालेंगे तो उससे भी बचाव काफ़ी होता है बीमारियों से, और मछलियों को बीमारियां नहीं लगती हैं, उसकी जो ग्रोथ है या बढ़त है वो भी अच्छी हो सके। तो भाई अगर बीमारी को भी ध्यान रखे हो जाए और समय समय पर जो भी बताया चूना और पोटाश है वो अपना तालाब में डालता रहेगा तो मछली में बीमारी नहीं होगी और की बढ़त भी अच्छी होगी। एक बात आवे आहार की, मछलियां ने बहुत कम आहार की जरूरत हो गए है। कई बार तो आप कृत्रिम आहार देवा हाँ, और कई बार जो अपनी स्थानीय उपलब्ध आहार है बी से ही काम चलावे, तो कौन सो बढ़िया और कितनी मात्रा में देना चाहिए, मतलब एक आम जानकारी अपने किसान भाइयों ने मिल जाए। जी, आहार के लिए जो किसान भाइयों के जिनके फसल बहुत अधिक है तो वो उस अगर फसल अधिक है जिसमें कि सरसों की अगर फसल वो करते हैं तो उसमें एक सरसों की खली आती है, सरसों की खली जो कि सरसों का तेल निकालने के बाद में जो खल बचती है, डी-ऑइल्ड केक भी इसको जो बोला जाता है, तो वो खली हम लोग मछली को सीधे तौर पर दे सकते हैं, जिसको कि रात भर आपको गलाना है पानी में, और पानी में गलाकर उसके लड्डू बनाने हैं, जिसमें आप चावल की भूसी भी मिला सकते हैं और भूसी मिलाकर उसको थोड़ा इस तरीके से लड्डू बनता है कि वो थोड़ा सा ठोस रहे, और ठोस रख के उसको पानी में आप डाल सकते हैं। तो वो भी मछलियाँ सीधे तौर पर खाती हैं अगर किसान भाइयों के पास ये अगर है सुविधा, क्योंकि मार्केट में आज के समय में मैंने देखा है कि वो भी आजकल खली भी अगर खरीद कर किसान लाता है वो भी बहुत महंगी पड़ती है। तो इसको देखते हुए जब हम लोगों ने देखा किसान भाइयों को जब वो खरीद के जब लाते हैं तो उनको हम लोग ये बोलते हैं कि आप बाज़ार से कृत्रिम आहार जो मिलता है वो खरीदें। कृत्रिम आहार से ये फ़ायदा है कि उसमें जो वेस्ट या फिर जो ख़राब होने की जो वो रहते हैं चांसेस वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो तैरता हुआ होता है, फ्लोटिंग होता है, तो मछली को जब इच्छा होती है तब ऊपर आके उसको खा लेती है और वो नीचे ज़मीन पर नहीं गिरता है। तो नीचे ज़मीन पर नहीं गिरने की वजह से एक तो पानी की जो आपकी गुणवत्ता है वो भी ख़राब नहीं होती है, और पानी में नीचे जो गैस बनती है वो भी नहीं बनती है। तो ऐसी स्थिति में जब किसान भाइयों को अगर जो स्थानीय आहार है वो ख़रीद के लाना पड़ रहा है तो उसके एवज में आप सीधे बाज़ार से कृत्रिम आहार लें जो कि 40 से 60 रुपये प्रति किलो के रेट में मिलता है, और उसमें प्रोटीन की मात्रा के अनुसार उसकी वो रहती है, राशि रहती है, तो उसको लाकर आप सीधे तौर पर काम में ले सकते हैं। तो अगर किसान भाई खरीदें ना, मतलब अगर स्थानीय आहार नहीं है तो आप उसको
अलग से ना खरीदें, क्योंकि वो भी महंगा पड़ता है और वो ख़राब बहुत होता है, क्योंकि नीचे बैठता है, मछलियाँ उसको खा नहीं पाती हैं पूरी तरीके से। तो इस स्थिति तो से ये कर बात सकते अपने हैं। किसान भाइयों ने ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप कोई खेती कर रहे हो और बीको जो अपनी चापड़ बच रही है या कुछ अपना तेल निकालवा के बाद जो खल्ली बच रही है, बीको भी आप इस्तेमाल कर सका हाँ भोजन देवा में यानी आहार में, और बाजार से उपलब्ध कृत्रिम आहार आप ले सका हाँ जो कि सतह पर तैरतो रहे, जिससे आपने पानी की भी सफाई रहे और मछली भी ने आसानी से खा भी पाए। तो भाई आ बात हो गई कि आप मछली कठाऊं खरीदा, बीको आहार विहार क्यों होना चाहिए, बी ने बीमारियां से आपा किया बचा सका, तो व्यवसाय करनो आपने आ जावे। लेकिन एक किसान क्रेडिट कार्ड है ना, जो अपने किसान भाइयों के पास जो खेती बाड़ी को काम कर रहे हैं, बी के पास पहले से, तो बी को भी कोई फायदा हो सके अपना मछली पालन व्यवसाय में। जी जी जी, ये पिछले वर्ष से ही केसीसी जो किसान भाई जो मत्स्य से जुड़े हुए किसान भाई हैं उनके लिए केसीसी लागू की गई थी, जिसमें कि आपको पूर्व मतलब हम लोगों ने इसमें अभियान भी चलाया था विभाग ने कि जो ज़्यादातर किसान हैं जिनके पास अगर फार्म पॉन्ड भी है या फिर जो मछली का व्यवसाय करते हैं या फिर जिनके पास छोटे तालाब भी हैं, तो उनके लिए वो एक केसीसी योजना लाई गई थी, जिसमें कि वो बैंक से लोन सीधे तौर पे ले सकते थे और उसमें 1,60,000 तक का अगर वो लोन लेते हैं केसीसी के माध्यम से, तो उसमें उन लोगों को किसी भी प्रकार का जो कोलेटरल जो बोलते हैं बैंक जो कोलेटरल लेती है उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो सीधे तौर पर इसका लाभ ले सकते हैं। और जैसे ही वो आप इसको जो भी 1,60,000 आप जब बैंक को वापस करेंगे तो उसके बाद में आप पुनः आप उसको ले सकते हैं। तो केसीसी मुख्यतः ऐसे किसान भाइयों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जिनके पास पूर्व में ही वो मत्स्य पालन कर रहे हैं और उसमें आपको जैसे मत्स्य बीज डालने के लिए पैसा चाहिए या फिर आपको मत्स्य खाने के लिए आहार के लिए पैसा चाहिए या फिर कोई और ऐसी चीज़ है जैसे दवाइयाँ हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर आपको पैसा चाहिए या फिर किसान भाई लेना चाहते हैं लोन, तो उनके लिए बहुत उपयोगी है ये, क्योंकि ये कम राशि में आप मतलब लोन लेकर आप उसको कम ब्याज में किसान भाई लोन लेके उस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं मत्स्य पालन और बिल्कुल लाभ भी आप उठा सकें। जी हाँ, कि केसीसी कार्ड की बात हुई, जो कई किसान भाई हैं जिनके पास पहले से है और कई किसान भाई ऐसा है जिनके पास उपलब्ध नहीं है, तो बीने बनवावा की प्रक्रिया क्या है? किसान भाई सीधे तौर पर जिले अधिकारी के पास जा सकते हैं कि अगर केसीसी उनके पास पहले भी है जो कि कृषि वाली है अगर, और अगर नई केसीसी बनवाना चाहते हैं जिनके पास कृषि की भी केसीसी नहीं है और जो सिर्फ मत्स्य की केसीसी बनवाना चाहते हैं, तो वो सीधे आवेदन के लिए जो मत्स्य विकास अधिकारी हैं जिले में वहाँ पे जा सकते हैं। अन्यथा वो जो उनके नज़दीकी जो बैंक है वहाँ पर भी सीधे संपर्क कर सकते हैं और वहाँ जाकर वो अपने केसीसी का आवेदन दे सकते हैं। और वो पृथक रूप से भी जिनके पास पूर्व में अगर कृषि की केसीसी है तो पृथक रूप से अपना मछली पालन हेतु मछली पालन के लिए वो उसमें आप बैंक में अवगत करा सकते हैं या फिर मत्स्य विकास अधिकारी जो जिले में उनको अवगत करा सकते हैं कि उन्हें एक नई केसीसी चाहिए जो कि मत्स्य पालन के लिए काम में ली जानी है। तो उसमें जो भी बैंक की जो भी नियम रहते हैं जिसमें कि उनको पॉन्ड उनका देखा जाता है, तालाब देखा जाता है, उस तालाब का जो भी एरिया है जो भी देखा जाएगा, वो स्वामित्व कौन है ये देखा जाता है। तो कुछ चीज़ें जो बैंक के नियम अनुसार है वो उस नियम अनुसारों को पालना करने के बाद में उनको केसीसी सीधे तौर पर मिल सकता है और वो आपने आसान भी हो जाए, जी कि अगर आपने अपने मछली को आहार खरीदना है या नहीं, आपना बीज खरीदना है या आपने पॉन्ड में कोई व्यवस्था करनी है, तो केसीसी आप लेकर जब जितनी भी ज़रूरत आपनी है आप बैंक अकाउंट से अपना पैसा निकलवा सका और काम में ले सका और ज़्यादा निकलवाबा की ज़रूरत नहीं है जिसे आपने ज़्यादा ब्याज देना पड़ सके। एक बात आवे राकेश भाई कि जब महिलावा की बात आवे तो आपनी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसमें महिला और पुरुष का प्रतिशत में जो भी अपना अनुदान को प्रतिशत है बीने भेद रखे हो गए हो, बी को कारण क्या हो सके है? जी, ये इसमें जो दिया हुआ है इसमें दोनों में जो भेद है या फिर दोनों में जो डिफरेंस है वो इसलिए है कि पुरुषों को जो है 40% ही अनुदान मिलता है, इसमें महिलाओं को अधिक से अधिक बढ़ावा देने, क्योंकि एक मछली एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि आपके अगर घर है और घर के पीछे अगर छोटा सा अगर फार्म पॉन्ड मान लीजिए या फिर छोटा तालाब है, तो महिलाएं उसमें घर का काम करने के साथ साथ में उसमें ध्यान आसानी से दे सकती हैं। तो वो छोटे स्तर पर जो छोटे किसान भाई उनके लिए बहुत उपयोगी है ये चीज़। तो उसमें महिला सीधे तौर पर उसमें ध्यान दे सकते हैं कि मछली की स्थिति क्या है। कभी कभी मछलियाँ मर के ऊपर तैरने लग जाती हैं, तो वो अगर घर के पीछे या नज़दीक में है तो महिला सीधे आसानी से उस चीज़ को देख कर बता सकती हैं कि मछलियों में ये समस्या आ रही है, तो वो सीधे तौर पर एक उनको
उनको महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता है इससे, और प्रोत्साहन देने के लिए, और वो आगे इसमें अधिक विकास कर सकें और इसी व्यवसाय में जुड़ सकें, उसके लिए उनको 60% तक जो है विभाग अनुदान देता है। तो जिससे कि आगे भविष्य में जिससे कि उनको मत्स्य पालन में बढ़ावा मिल सके और आप घर बैठे बैठे भी आपनो कोई काम कर सको या आपनो नयो व्यवसाय शुरू कर सको, और आप जैसी बहुत सारी महिलावां ने आ व्यवसाय से जोड़ सको। जैसे कि पुरुषों ने आपने 40% तो का अनुदान मिले है और महिलावां ने 60% को अनुदान आपने मिल रहा है। जब आपने उत्पादन अच्छो हो जावे है तो कई बार ऐसे ही स्थानीय इलाका में अपनी खपत नहीं होवे है, अपनी बेचान नहीं कर पावा, तो बाहर ले जाकर बेचान करवा के लिए जो अपनी परिवहन की व्यवस्था है, जो परिवहन की सुविधा है, कहाँ वो भी सरकार की तरफ से कोई अनुदान के ऊपर आपने उपलब्ध कराई जाए या अभी की कोई व्यवस्था? जी, इसमें जो है विभागीय तौर पर हम लोग जो है इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उनको एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक या फिर आइस इंसुलेटेड ट्रक जो होता है वो हम लोग अनुदान के माध्यम से किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। तो उसमें यह है कि वो अगर उनको परिवहन में कहीं दूर ले जाना है मछली को और मछली निकालिए, तो वो मछली एक ऐसी वस्तु या फिर ऐसा जीव है जो बहुत जल्दी ख़राब होता है, इसकी बहुत जल्दी पेरिशेबल है, ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इसको जब तक अगर अपन ठंडे वातावरण में नहीं ले जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए सरकार अनुदान देती है रेफ्रिजरेटेड ट्रकों के ऊपर या फिर इंसुलेटेड ट्रकों पर। तो जो रेफ्रिजरेटेड ट्रक हैं वो उसमें ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा चीज़ें होती हैं जिससे कि वो ठंडा ही रहता है, उसमें मशीन या फिर ऐसे लगाई जाती है तो वो ठंडा रहता है। तो उससे वो मछलियाँ हमेशा ठंडी रहती है और जो अपने जो उनका भी जो मार्केट है वहाँ सही सलामत या सही स्थिति में पहुँचती है, जिससे कि किसान भाई अच्छा दाम उनका प्राप्त कर सकें। तो उसमें ट्रक जैसे जो रेफ्रिजरेटर ट्रक है उसमें जो इकाई लागत है 25 लाख के हिसाब से किसान भाइयों को 40 से 60% तक जो है सरकार देती है, जो कि 10 लाख रुपए के आसपास होता है, और जो 60% है वो 15 लाख के आसपास जो होता है। तो किसान भाई सीधे तौर पर एक जो ट्रक है जो उनको 25 लाख का पड़ रहा है उस पर सीधे तौर पर 10 या 15 लाख रुपए सीधे तौर पर सरकार द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सहायता है और वो अपना जो भी मार्केट या फिर जो उनको बेचान करना है उसके लिए उनको बहुत एक सुविधा हो जाती है, जिससे कि उनको सही कीमत मिल सके। जी, और जितना ज़्यादा समय तक आपनो जो है उत्पादन है वो बढ़ते रहेगा तो आपने मुनाफो तो होना ही है कि अब भाई अब मछली बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, लेकिन अगर आपने ट्रक की व्यवस्था हो गई, बीके परिवहन की सुविधा अपने पास है तो आप बाहर ले जा भी बीने बेच सका। कई जो नए शुरुआती दौर में मत्स्य पालन शुरू कर रहे हैं बीने बाजार की उपलब्ध करानो भी अपनी सरकार का ई एजेंडा में है कि जो संपदा योजना है भी में बाजार भी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कई लोगों ने जानकारी ही नहीं है कि आपने तैयारी तो कर ली, आपने उत्पादन भी शुरू कर दिया, लेकिन आप अभी को बेचान कठा करा। जी, तो इसके लिए अधिकतर स्थानीय बाज़ार उपलब्ध होते हैं, सभी जगह सभी ज़िलों में हैं स्थानीय बाज़ार। तो उनमें अगर जब मछली की मात्रा कम उत्पादन में है तो कम उत्पादन वाली मछलियों को हम स्थानीय बाज़ार में बेचने की व्यवस्था सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अगर वो हमारे पास किसान भाई आते हैं तो हम उनको बाज़ार का जो भी जगह है या फिर जो कहाँ पे मंडी लगती है पूरी जानकारी उनको देते हैं, जिससे कि सही जगह सही उनको राशि प्राप्त हो और उनको नुकसान न उठाना पड़े। तो हम लोग जैसे अगर किसान भाई कम उत्पादन करते हैं तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि वो अपने जो भी स्थानीय बाज़ार है वहाँ पे बिक्री करें। अगर वो अच्छा अगर उनका उत्पादन हुआ है तो वो एक नज़दीक हमारा कोटा बाज़ार में है, कोटा में मछली मंडी है और जयपुर में भी मछली मंडी है, तो वो यहाँ पर भी बेच सकते हैं। अन्यथा अगर बहुत ही अधिक अच्छा उत्पादन है और उनको दाम भी बहुत अच्छे अगर चाहिए या फिर वो कहीं दूरी तक भी थोड़ा ले जा सकते हैं, तो अगर वो सक्षम है तो वो उनको गाज़ीपुर फ़िश मार्केट है जो कि भारत का सबसे बड़ा फ़िश मार्केट है आज की तारीख उसमें, तो उस वहाँ पर भी जाके वो अपना जो मत्स्य संपदा है, मत्स्य उत्पादन है, जो मछली है वो उसको वहाँ पे जाके बेच सकते हैं और उचित दाम पा सकते हैं और सही मतलब सही उचित दाम प्राप्त करेंगे तो उनका जो भी विकास है वो भी सही तरीके से ही आगे बढ़ सके। तो भाई जो अपनी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है बी में आपने मछली के बारे में भी बताया जाए, और जो शुरुआती दौर में शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था है बी में आपने बाजार के बारे में भी बताया जाएगा कि आपने कौन सो बीज लेना है वो भी बताया जाएगा, और आपनो उत्पादन है बिया क्या आपने बेचान करना है वो भी आपने बताया। कई लोग ऐसा है कि मछली खपत के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई सजावटी मछली भी आपने बहुत सारी आवे हैं, तो कहीं आप इको भी व्यवसाय कर सका संपदा से अनुदान लेर? जी बिल्कुल, इसमें भी सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। अगर कोई अब एक छोटी दुकान या खोलना चाहते हैं कोई भी किसान भाई जिसमें कि वो रंगीन मछली की बिक्री करना चाहते हैं, तो वो
उस बिक्री के लिए सरकार जो 10 लाख लागत आय अगर होती है उसका भी वही 40 से 60%। अगर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति व पुरुष अगर हैं तो वो उनको 60% तक मिलता है अगर महिला हैं तो, और अगर पुरुष हैं तो उनको 40% है। अगर जनरल ओबीसी अगर पुरुष हैं तो उनको 40% तक अनुदान दिया जाता है। तो कोई भी किसान भाई इस जो कि अलंकारिक मछलियाँ भी बोला जाता है इनको, ऑर्नामेंटल फिशेज भी कहते हैं इनको, रंगीन मछलियाँ भी कहते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से दुकान खोलने के लिए भी सरकार सुविधा देती है। और ये एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो हम लोग किलो के भाव से मछली लेते हैं, लेकिन जब हम अलंकारिक मछलियों की बात करते हैं तो वो हमें एक एक नग के हिसाब से मिलती है। तो वो जहाँ 50 रुपये किलो मिलती है तो हम आपको एक छोटी सी मछली 50 रुपये की एक नग भी मिलती है, या फिर वो 1000 रुपये की एक नग छोटे नग भी मिलती है। तो उसमें उन किसान भाई अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें वही है कि उनको कौशल की आवश्यकता रहेगी। बिल्कुल, और कौशल की व्यवस्था अपनी सरकार की तरफ से ही है, आप प्रशिक्षण ले सका हाँ। और जी हाँ कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में आज आपने चर्चा करी है, तो भाई आपने किसानी करते करते, पशुपालन करते करते साथ ही में मछली पालन भी किया जा सके है, एक तरह से अपनी आजीविका ने बढ़ाए जा सके हैं, अपनी आय में भी वृद्धि हो है और एक नए रोजगार को भी सृजन हो रहा है। और राकेश साहब थे आया और इतनी चोखी जानकारी आपने दर्शकाने मत्स्य संपदा के बारे में दी, बी के लिए मैं थाने धन्यवाद देना चाहूँ। और आज मैं चाला हाँ फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा।